Good morning, children. This is Amit, and this time I am taking the second last topic of the chapter, how do organisms reproduce? And the topic today I am taking is various methods to control fertilization, population control, or even we can say that it is birth control measures or contraception. So these are the methods to prevent population explosion, and even it also helps in coping up with the population growth rate. So basically contraception here is mentioned. So contraception is basically the prevention of pregnancy in women बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन. तो कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली क्या होती है, जब फीमेल्स में प्रेगनेंसी को रोका जाता है. और कैसे रोका जाता है कि उनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दी जाती है, तो इस मेथड को आप बोलते हो कॉन्ट्रासेप्शन. सो कॉन्ट्रासेप्शन और ये फीमेल्स में इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता है फीमेल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में जाते हैं और वहाँ पे फ्यूजन होती है, तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन फीमेल्स में होती है. तो इसमें प्रिवेंशन की जाती है, उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. और जो जो मैथड्स अप्लाई किए जाते हैं उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स. सो हम पहले मेथड पे मूव करेंगे. पहला मेथड है जीरो और रिदम मेथड. जीरो और रिदम मेथड में अब आपको पता है फीमेल्स में ओव्यूलेशन का डे जो होता है वो फिक्स होता है. मेंस्ट्रुएशन के 14 to 16 डेज के बीच में, मेंस्ट्रुएशन के 14 to 16 डेज के बाद इनमें ओवम रिलीज किया जाता है. और जिस ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है 2 दिन तक का, या मिनिमम वो 1 दिन तक सर्वाइव करता है या मैक्सिमम 2 दिन तक सर्वाइव करता है. तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपको पता है जब ओवम रिलीज हुआ होगा उसी टाइम पे स्पर्म जाए तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी भी हो जाएगी. तो जीरो रिदम मेथड में क्या होता है, हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कॉपुलेशन के लिए सेफेस्ट पीरियड माना जाता है 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन और 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 1 वीक बाद, सॉरी, एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 1 वीक पहले और मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के 1 वीक बाद के बीच में जो वो होता है बेसिकली क्या है, मेंस्ट्रुएशन से 1 वीक पहले और मेंस्ट्रुएशन से 1 वीक बाद कंप्लीट होने के उसको सेफेस्ट माना जाता है फॉर इंटरकोर्स, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. तो सेकंड जो मेथड मैं अब ले रहा हूँ वो है बैरियर मेथड. बैरियर क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच में आप रुकावट क्रिएट करते हो उसको आप बोलते हो बैरियर. सो बैरियर मेथड को आप मैकेनिकल मेथड भी बोलते हो. और बैरियर मेथड में जो पहला मेथड है वो है कॉन्डम्स का यूज़. कॉन्डम्स का यूज़ बेसिकली मेल्स में होता है. इसमें क्या होता है, एक रबर या प्लास्टिक शीट की एक कवरिंग होती है जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पीनिस में फिट किया जाता है बिफोर कॉपुलेशन. कॉपुलेशन क्या होता है, जब पीनिस की एंट्री की जाती है इना के अंदर, उसको हम कॉपुलेशन बोलते हैं. तो इसीलिए उसको प्रिवेंट किया जाता है. और रबर और प्लास्टिक शीट का ये बना होता है, तो उस टाइम पे पीनिस के ऊपर लगाया जाता है ताकि क्या हो, जितने भी स्पर्म्स हों वो उसी बैग में ही रह जाएं, वो फीमेल्स की वेजाइना तक ना पहुँचें. इस मेथड को आप बोलते हो कॉन्डम्स, और ये एक टेम्पररी मेथड है बट इफेक्टिव मेथड है. सेकंड आ गया डायफ्रागम और सर्विकल कैप्स. और ये मेथड जो है ये बेसिकली फीमेल्स में यूज़ होता है. और इसमें क्या होता है, सर्वाइकल कैप्स जो होती हैं वो बेसिकली फीमेल्स के वेजाइना में फिट की जाती हैं ताकि उनमें स्पर्म्स की जो एंट्री हो वो यूट्रस तक ना पहुँचे, और यूट्रस तक अगर पहुँच गई तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है. तो इसीलिए इस मेथड को आप बोलते हो बैरियर मेथड. अगर हम बैरियर मेथड को आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपने पहले 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं, कॉन्डम्स के यूज़ को और जो सर्विकल कैप्स के मेथड को. थर्ड जो है वो है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट मीन्स IUCD. IUCD बेसिकली क्या होता है, कॉपर टी की फॉर्म में होता है या लूप्स की फॉर्म में होता है, जो बेसिकली यूट्रस में लगाया जाता है ताकि जब स्पर्म्स और ओवास फ्यूज़ करें तो उनमें से जब वो जाइगोट बने, फिर वो एम्ब्रियो बने और उसकी इम्प्लांटेशन हो यूट्रस में, तो वो ना हो पाए. तो यूट्रस में ये लगाया जाता है और इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है और इम्प्लांटेशन भी नहीं होती है. सो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यही फंक्शन है कि वो बैरियर बनता है ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं होती, इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. और फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होती है. सो नेक्स्ट जो मेथड है थर्ड वो है केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स एंड हार्मोनल पिल्स. ओरल पिल्स बेसिकली ये दवाई जो होती है ओरली ली जाती है. इसमें बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स क्या करते हैं वो ओवरीज को स्टॉप करते हैं फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम. वो ओवरीज में से ओवम को रिलीज नहीं होने देते हैं. इसको आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हो. और इनका यही फंक्शन है कि ये ओवरी से ओवम को रिलीज नहीं होने देते हैं.
और हार्मोनल के थोड़े से हार्मोन का जो एक्शन होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। वेजाइनल पिल्स बेसिकली केमिकल्स उनके अंदर होता है और वो केमिकल्स क्या करता है, स्पर्म्स को किल करता है, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज स्पर्मिसाइड्स। और ये बेसिकली वेजाइना में यूज़ की जाती हैं और वेजाइना में यूज़ करने के बाद क्या होता है, जो जब ये वहाँ वेजाइना में इम्प्लांट की जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्पर्म्स वहाँ पे हों वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और थर्ड है हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स का फंक्शन क्या है, वो उन हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जो हार्मोन्स फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करती है और इम्प्लांटेशन को प्रमोट करती है। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन को केमिकली और हार्मोनली वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और उस वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी। इम्प्लांटेशन आपको पता होगी पहले की, जो एम्ब्रियो बनता है वो तो थोड़ा सा फीटस बनना स्टार्ट हो जाता है तो यूट्रस में वो वहाँ पे अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्मोनल पिल्स क्या करेंगे, उस इम्प्लांटेशन को रोक देंगी। तो ये था केमिकल मैथड्स। 3 मैथड्स हैं केमिकल मैथड्स में, ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स एंड हार्मोनल पिल्स। ओरल पिल्स से क्या होगा, जो ओवरीज होंगी वो ओवरीज क्या होंगी, वो ओवम को रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हो। इनमें वो हार्मोन्स होंगे जो ओव्यूलेशन को रोकेंगे। और वेजाइनल पिल्स वो हैं जो स्पर्म्स को किल कर देंगी, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज स्पर्मिसाइड्स। एंड हार्मोनल पिल्स आर दोज पिल्स विच अफेक्ट द which neutralize the effect of hormones which are responsible for fertilization and implantation. So fourth one is surgical methods. Surgical methods पहला जो है वो है वैसेक्टोमी। वैसेक्ट में है वास मीन्स वास डिफरेंस बेसिकली स्पर्म डक्ट होता है जो क्या करता है, टेस्टिस में से स्पर्म को लेके यूरिथ्रा तक पहुंचाता है। सो वैसेक्टोमी में क्या होता है, उस वास डिफरेंस को कट किया जाता है, उसके 2 एंड्स को कट किया जाता है और उनको जोड़ दिया जाता है आपस में, लाइगेट कर दिया जाता है। इस तरह से लाइगेट कर दिया जाता है कि जो भी टेस्टिस में से स्पर्म्स रिलीज होंगे वो वास डिफरेंस में ही रह जाएं, वो यूरिथ्रा तक ना पहुंचें। और इस प्रोसेस को आप बोलते हो वैसेक्टोमी। ये सर्जिकल मेथड है, मेल्स में ही होता है और ये एक परमानेंट मेथड है। इसका रिवर्सल होता होगा तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट ये मैक्सिमम परमानेंट चेंज ही लेके आता है। सो सेकंड है ट्यूबेक्टोमी जिसका नाम ट्यूब है। ट्यूब मीन्स फेलोपियन ट्यूब बेसिकली फीमेल्स में होती है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाता है, काटा जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी में से ओवम रिलीज नहीं होता है और वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। जब फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो ये फीमेल्स में होता है, ये भी सर्जिकली ही होता है। सर्जिकली ही फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, लाइगेट किया जाता है और कट किया जाता है या बाइंड किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज में से ओवम रिलीज नहीं होता है। सो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बाद हम फर्दर मूव करेंगे जो हमारा थर्ड प्रोसीजर है सर्जिकल मेथड्स में, और वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ MTP और अबॉर्शन भी आप इसको बोलते हो। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टैंड्स फॉर MTP और MTP स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे आपको पता ही है, स्पर्म्स और ओवा जब फ्यूज़ करते हैं तो बनता है जाइगोट जब ग्रो करता है तो बनता है एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो बाद में ग्रो करता है उसके पार्ट्स थोड़े से डिफ्रेंशिएट होते हैं, हैंड, लेग्स, आइज़, उसको आप बोलते हो फीटस। तो उन्होंने बोला जब फीटस थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही जब इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या होता है, फीटस को प्रॉपर वे में रिमूव कर दिया जाता है बाय द सर्जिकल मेथड। इसको आप बोलते हो अबॉर्शन, और ये मेथड्स फीमेल्स में किया जाता है। पर इस मेथड के कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी क्रिएट हुई हैं। सो पहले क्या होता था, जब पता चलता था फीमेल्स में कि ये इसमें गर्ल चाइल्ड है तो उसको पहले ही रिमूव कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ एबॉर्शन। बट उसके बाद इसमें थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, कुछ लॉज की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। सो ये एक सर्जिकल मेथड है। उसके बाद कुछ अलग मेथड है जो सोशल मेथड्स में कहूँगा। सोशल मेथड्स में बेसिकली क्या है कि सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए उन बच्चों को जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ रहे हैं, दैट मीन्स 12 से लेके 15 ईयर्स के एज ग्रुप में, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए कि इसके इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनके क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है, इसमें किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेक्स एजुकेशन मस्ट है इसमें। सेकेंड आ गया मैरिज एज। तो इसमें बोला मैरिज एज को रिड्यूस कर देना चाहिए। मैरिज एज में जैसे पहले चाइल्ड मैरिज जो होता था उसमें इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया और उसके बाद जो एज ग्रुप है शादी की उसको बढ़ाया। तो इन्होंने भी यहाँ पे बोला कि मैरिज एज को बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। थर्ड ये है लिटरेसी रेट फीमेल्स का बढ़ाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को वो कैसे कोप अप करेंगे और कैसे वो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं कंट्री की। सो ये लिटरली यहाँ पे बोला लिटरेसी रेट है यहाँ पे। सो लिटरेसी रेट किस तरह से आगे
रेट को बढ़ा के कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद जो मेथड है इन्होंने बोला सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या फैमिली प्लानिंग के क्या क्या उनको बेनिफिट्स रहेंगे, और फैमिली प्लानिंग अगर फैमिली प्लानिंग ना हो तो एक कंट्री को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सब मैथड सोशल में है। और यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।